वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं प्रबंधन का 5 लेक्चर ले रहा हूँ। 5वां लेक्चर आज मेरा प्रबंधन का पटवारी परीक्षा के लिए। और आज हम प्रबंधन में सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। कल भी मैंने एक सिद्धांत करवाया था, 1 या 2 सिद्धांत करवाए थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो देख सकते हैं। आज जो पढ़ेंगे हम टेलर का प्रबंधन का सिद्धांत। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखिए, टेलर का जो सिद्धांत है वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत टेलर ने दिया है। अब देखिए क्या कहते हैं टेलर का। तो सबसे पहले वैज्ञानिक प्रबंध की बात करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध होता क्या है और टेलर ने क्या इस थ्योरी को आगे बढ़ाया है। देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? A.W. टेलर। अब आप कमेंट करके जरूर ये बताएं कि भैया प्रबंध के जनक कौन? कल ही मैंने बताया था और उनका सिद्धांत भी मैंने समझाया था, तो कमेंट करें। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? A.W. टेलर। A.W. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दिया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 101% आएगा पटवारी। अब देखिए, उन्होंने प्रयोगों के आधार पर प्रबंध को वैज्ञानिक बनाया। उन्होंने क्या करा? प्रयोग किए, रिसर्च करे और प्रबंध को वैज्ञानिक बनाया। किसने बनाया है? S.W. टेलर। अब टेलर का जन्म 1856 में फिलाडेल्फिया अमेरिका में हुआ था। सन 1875 में उन्होंने मेडवेल स्टील वर्क्स में एक प्रशिक्षणार्थी मतलब एक ट्रेनी के रूप में कार्य करना आरंभ किया। प्रशिक्षणार्थी अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के आधार पर सन 1884 में मुख्य इंजीनियर बन गए। कब मुख्य इंजीनियर बने थे? तो 1884 में। अब देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुख्य ट्रेनी बन गए। देखिए, कंपनी का नाम जरूर याद रखें। हम ऐसे क्वेश्चन पूछ भी आते हैं, कौन सी कंपनी में कार्य कर रहे थे, तो मुख्य इंजीनियर बने। फिर 1898 में उन्होंने बेटलम हेम स्टील कंपनी का कार्यभार संभाला और 1901 में उन्होंने इसे छोड़ दिया तथा निःशुल्क परामर्श, देखिए निःशुल्क परामर्शदाता के रूप में कार्य करना लगे। टेलर ने सन 1903 में सॉफ्ट मैनेजमेंट तथा 1911 में वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत पुस्तक प्रकाशित हुई। ठीक है, सॉफ्ट मैनेजमेंट और वैज्ञानिक प्रबंध के नाम से भी बुक प्रकाशित हुई। ये दो महत्वपूर्ण बुक, इनका नाम जरूर याद रखना, वैज्ञानिक प्रबंध और सॉफ्ट मैनेजमेंट। तभी से वैज्ञानिक प्रबंध शब्द अधिक प्रचलित हुआ। ठीक है, तब से क्या हो गया? वैज्ञानिक प्रबंध शब्द ज्यादा फेमस हो गया है। ठीक है, सन 1915 में फिलाडेल्फिया में उन्होंने टेलर की मृत्यु हो गई। अब देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ क्या पढ़ेंगे आगे हम। वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ क्या होता है? मीनिंग क्या है वैज्ञानिक प्रबंध का? वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ पढ़ेंगे। देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ क्या है, अगला टॉपिक होगा। देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध से तात्पर्य प्रबंध के रूढ़िवादी तरीकों के स्थान पर तर्कयुक्त आधुनिक तरीकों को अपनाने से। अब देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि भैया जो रूढ़िवादी सिद्धांत है मैनेजमेंट के, उनको छोड़कर आपको तर्क, नए रिसर्च वाले सिद्धांत अपनाना है। S.W. टेलर के शब्दों में वैज्ञानिक प्रबंध अपने सार में एक ऐसी विचारधारा है जो प्रबंध के 4 निहित सिद्धांतों के सहयोग में फली फूली है। देखिए, प्रथम एक यथार्थ विज्ञान का विकास। पहले क्या अवधारणा है? एक यथार्थ विज्ञान का विकास। दूसरी अवधारणा क्या है? ये देखिए, ये भी नोट करें आप, जो प्रबंध को 4 ही सिद्धांत बताए हैं, सहयोग बताया है। तो पहली है इसमें एक यथार्थ विज्ञान का विकास। दूसरी अवधारणा क्या दी उन्होंने? कर्मचारियों का वैज्ञानिक रीति से चुनाव। जो कर्मचारियों का चुनाव मतलब नियुक्ति वैज्ञानिक रीति से होना चाहिए। फिर इसके बाद बताया उन्होंने तृतीय उनका वैज्ञानिक प्रशिक्षण एवं विकास। जितने भी कर्मचारी भर्ती किए गए उन्हें ट्रेनिंग मिलना चाहिए। फिर चौथा बताया उन्होंने प्रबंधक तथा कर्मचारियों के मध्य निकटतम एवं मैत्रीपूर्ण सहयोग, मतलब एक दूसरे का सहयोग। ठीक है, ये 4 इन्होंने प्रबंध के महत्वपूर्ण तत्व बताए, सिद्धांत बताए।
वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसके बाद आगे और क्या कह रहे हैं प्रबंध में। पीटर एफ डर्क के अनुसार प्रबंध के मूल में कार्य का संगठित अध्ययन है, कार्य को सरलतम तत्व में विश्लेषण तथा प्रत्येक तत्व में श्रमिकों द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य में क्रमबद्ध सुधार है। प्रबंध क्या है? जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनमें लगातार सुधार, जो भी फील्ड है, जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस फील्ड में लगातार नए नए रिसर्च करना और लगातार उसमें सुधार करना है, किसी भी काम को। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक प्रबंध की एक ऐसी विचारधारा है जिसमें रूढ़िगत प्रणालियों का अंधी स्वीकृति के स्थान पर विश्लेषणात्मक पर्यवेक्षणात्मक प्रणालियों को अपनाया जाता है। तो देखिए आधुनिक प्रबंध क्या है भैया, इसमें नवीन मतलब रूढ़िवादी जो प्रथाएं, रूढ़ी जो चली आ रही है प्रबंध के क्षेत्र में, वो रूढ़ियों को समाप्त करके वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक तथ्यों को अपनाना है, मतलब नया नया रिसर्च और अनुसंधान को बढ़ावा देना है, नए नए तरीके अपनाना है। ये कह रहा है आधुनिक प्रबंध। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अब वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता, वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं क्या होती हैं? वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताओं की बात करते हैं तो देखिए वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं दी गई है। तो पहली विशेषता पे आते हैं। पहली विशेषता क्या है वैज्ञानिक प्रबंध? पहली विशेषता है तथ्यों एवं सूचनाओं का एकत्रीकरण, मतलब जो तथ्य और जो सूचनाएं उन्हें इकट्ठा करना है, पहली विशेषता है वैज्ञानिक प्रबंध। तथ्यों एवं सूचनाओं का एकत्रीकरण वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत उन तथ्यों एवं आंकड़ों और सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है जो व्यवसायिक उपक्रम के संचालन को प्रभावित करते हैं। अब देखिए जो पहली विशेषता क्या है वैज्ञानिक प्रबंध की, इसमें तथ्य और आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। तो कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको सभी आंकड़े इकट्ठा करना है। जैसे सरकार कोई भी प्लान बना रही है तो पहले सारे आंकड़े इकट्ठा करती है, उसके बाद ही प्लान बनाना। अभी जैसे 9027 पटवारी की भर्तियां निकाली गई है लगभग, तो इसमें सरकार ने मेरे तथ्य और आंकड़े इकट्ठे किए, उसके बाद तो प्लान बना है। तो डायरेक्ट निकाल देते 25,000 50,000 कैसे निकालेंगे? क्योंकि एक पंचायत पर एक पटवारी चाहिए, तो पहले से ऑलरेडी काम भी कर रहे लोग, तो अभी इतने पटवारियों की भर्ती की जाएगी। तो तथ्य और आंकड़ों से क्या है ये वैज्ञानिक प्रबंध है। अब देखिए दूसरा सिद्धांत क्या कह रहा है हमारा प्रबंध का? दूसरा सिद्धांत है हमारा नियम, नियमों का प्रतिपादन एवं इसमें एकत्र, नियमों का प्रतिपादन इसमें सभी एकत्रित, ठीक है। तथ्य एवं आंकड़ों का सूक्ष्म विश्लेषण कर तथ्यों पर आधारित प्रबंध की कार्यों के निष्पादन के नियम बनाए जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम जो भी आंकड़े इकट्ठे किए हैं हम उसके आधार पर हम क्या बनाएंगे, नियम बनाएंगे, ठीक है। और प्रबंध की कार्य का निष्पादन करेंगे, प्रबंध की कार्य स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इसके बाद आगे अगला जो तीसरा है हमारा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है आपका? प्रमाण की स्थापना। इसके अंतर्गत प्रभावकारी नियंत्रण, स्थापना हेतु समय, परिमाण, गुण, लागत की दृष्टि से कार्य के विभिन्न प्रमाण स्थापित करना। अब देखिए जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है, जो भी आपका प्लान है, उसमें कितना खर्चा है, क्या परिमाण है, कितना समय लगेगा, ये सारी चीजों का हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। फिर इसके बाद चौथा कार्य होता है हमारा, चौथा पॉइंट है हमारा, देखिए चौथा पॉइंट लेते हैं कार्य नियोजन। क्या है चौथा पॉइंट? कार्य का नियोजन। वैज्ञानिक प्रबंध में कार्य करने की योजना पूर्व में ही बना ली जाती है। देखिए जो कार्य कर रहे हैं उसका प्लान पहले ही बना लिया जाता है वैज्ञानिक प्रबंध में। कार्य कब प्रारंभ करना, कब समाप्त करना, विभिन्न चरणों में काम को किस क्रम में करना है, मतलब किस किस चरण में हम काम को आगे बढ़ाएंगे, पहले क्या करेंगे, सेकंड क्या करेंगे, थर्ड क्या करेंगे, फोर्थ क्या करेंगे। कार्य के लिए किन वस्तुओं, उपकरणों और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कार्य करने के लिए आपको किन किन व्यक्तियों की, वस्तुओं की आवश्यकता होगी, आदि बातों के बारे में कार्य योजना पूर्व में ही बना ली जाती है। आदि के क्षेत्र में क्या करेंगे, प्लान पहले डिसाइड कर लेते हैं।
कार्य की स्थिति के विकास के लिए व्यवस्थित ढंग से कार्य संचालन हेतु नियमों को स्थापित किया जाता है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, कार्य के लिए नियम बनाएंगे कि भैया इतनी बजे आना है, इतनी बजे छुट्टी होगी, ये करना है आपको, और ये इस व्यक्ति का कार्य ये रहेगा, सारा हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, तब जाकर कोई भी प्लान सफल होगा, नहीं तो सफल नहीं होगा। अब देखिए अगला प्लान है, अगला जो हमारा पॉइंट क्या है, नियमानुसार कार्य। इसमें कर्मचारियों के व्यवहार नियमन करने के लिए सामूहिक रूप से काम करते हैं, ठीक है। जो कर्मचारी हैं जो होंगे सभी सामूहिक रूप से काम करते हैं। इसके बाद छठा है मानवीय दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत कर्मचारियों के कार्यभार में वृद्धि न करके कार्य को सरल बनाकर कार्य अवधि एवं उपकरणों को सुधार करके उत्पादन बढ़ाया जाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, भैया जो एम्प्लॉइज है उनके ऊपर ज्यादा भार नहीं देंगे, उनकी योग्यता के हिसाब से भार किया जाएगा, और जैसा सुटेबल होगा उपकरण प्रोवाइड करेंगे। मतलब जो भी संसाधन हमारे पास होंगे, और अगर लगेगा अच्छे संसाधन प्रोवाइड करना है तो उनकी व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट होता है टेलर का वैज्ञानिक सिद्धांत। क्या है हमारा, टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत। अब यहां से स्टार्ट हुआ है हमारा टेलर के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत किया गया है वो स्टार्ट होगा। अब देखिए टेलर ने संगठन को वैज्ञानिक ढंग से संचालित करने के लिए निम्नलिखित प्रबंध की सिद्धांत का विश्लेषण किया है। पहला क्या किया है हमने, प्रबंध की सिद्धांत पहला दिया है हमने, जो टेलर है उन्होंने जो पहला सिद्धांत दिया उसमें क्या बताया हमने, पहला है आपका विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता। अब देखिए टेलर ये कहता है कि प्रबंध विज्ञान है ना कि रूढ़िवादिता। जो आधुनिक प्रबंध है वो इसी चीज पर कार्य करता है, ठीक है, किस पर, विज्ञान पर, ना कि रूढ़िवादिता। विज्ञान का मतलब हुआ नए नए अनुसंधान करना है और किसी भी बात का विश्लेषण करना है, कोई भी तथ्य है तो उनका विश्लेषण करना, उसके बाद ही प्रोजेक्ट पर काम करना है। रूढ़िवादिता मतलब क्या, जो पुराना चला रहा था कि भैया पहले भी ऐसा करा था तो अब भी ऐसा हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि पहले आपने ऐसा करा तो अब भी ऐसा होगा। उस समय की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग है। हर समय परिस्थितियां बदलती रहती है, तो उसके हिसाब वैज्ञानिक विश्लेषण करना है आपको। अब देखिए टेलर के अनुसार संगठन में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला कार्य वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा किया जाना चाहिए मतलब आधुनिक तरीके से किया जाना चाहिए। अंतर्ज्ञान, अनुभव तथा भूल एवं सुधार विधि द्वारा लिए गए व्यक्तिगत निर्णयों के स्थान पर वैज्ञानिक आधार पर निर्णय लिए जाने चाहिए। तो पहले हमने कुछ ऐसा करा था, उससे कुछ रिजल्ट अलग आया, तो इस प्रकार की बात में भूल नहीं करना है आपको। क्या करना है, वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा निर्णय लेना है, व्यक्तिगत निर्णय नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए वैज्ञानिक रीतियां किस कार्य के लिए जहां तक प्रत्येक पहलू का गहराई से अध्ययन करती है, वहीं रूढ़िवादी रीतियां केवल अनुमानों पर आधारित होती है। देखिए जो वैज्ञानिक पद्धति होती है वो आंकड़ों पर निर्धारित होती है, मतलब तथ्यों पर काम करते हैं, और जो रूढ़िवादी विचारधारा होती है, जो रूढ़िवादी पद्धतियां होती है वो केवल अनुमानों पर आधारित होती है। हाँ ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मतलब हवा में तीर चलाना कोई इसका ठोस प्रूफ नहीं होता है कि हाँ ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा 100%, ऐसा कोई नहीं बोल सकता उसमें। वो तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि हाँ ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो अनुमान पे काम कर रहा है। अब देखिए इसके बाद वही रूढ़िवादी रीतियां केवल अनुमानों पर आधारित होती है। टेलर के अनुसार, टेलर ने इसे अंगूठा विधि कहा। टेलर ने इसे कहा, क्या कहा भैया, ये भी पूछा जाएगा कि अंगूठा विधि किसने कहा है, तो टेलर ने अंगूठा विधि कहा है। किसको कहा है, जो अनुमानों पर आधारित विधि होती है उसे अंगूठा विधि कहा है टेलर। ये प्रश्न बनेगा, या फिर ऐसा पूछा जाता है अंगूठा विधि किसे कहेंगे, तो टेलर के अनुसार अंगूठा विधि जो अनुमानों पर आधारित होती है। इस टाइप का इसका आंसर रहेगा। देखिए ये यहां समझना, जो अनुमानों पर आधारित होती है, ठीक है, जैसे पुरानी रूढ़िवादी रीतियां हैं अनुमानों पर आधारित होती है, और ऐसी रीतियों को टेलर ने क्या कहा है, अंगूठा विधि। पुराने नियम के स्थान पर विज्ञान का प्रतिस्थापन, ठीक है। अब जो पुराने नियम के स्थान पर हम क्या करेंगे, नए नियम लागू करेंगे। वास्तव में किसी भी कार्य के लिए विभिन्न पहलुओं का यथार्थ ही वैज्ञानिक प्रबंध का सार होता है। उदाहरण के लिए दैनिक मजदूरी का निर्धारण, कार्य का प्रमाणीकरण, ध्यान रहे इन सभी
इन सभी का मापन केवल अनुमानों पर आधारित ना होकर परिशुद्धता के आधार पर होना चाहिए। अब देखिए आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें कितनी सैलरी देना पड़ेगी, ये पहले से निर्धारित कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। एक अनुमान नहीं लगाना कि हाँ इतनी सैलरी देना पड़ेगी। ठोस डिसीजन की बात करता है वैज्ञानिक विधि, जबकि पूर्व प्रबंध विधि क्या करती है, अनुमानों पर आधारित होती है। अब देखिए इसके बाद क्या है हमारा समन्वय। देखिए तीसरा सेकंड पॉइंट है समन्वय ना कि मतभेद। टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध में समन्वय की बात की उसने। तो देखिए वैज्ञानिक प्रबंध के विद्वान सिद्धांत में संघर्ष एवं मतभेद के स्थान पर समन्वय स्थापित करने की बात की गई। तो देखिए वैज्ञानिक प्रबंध में हम क्या कर रहे हैं भैया, समन्वय होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए आपका प्लान सफल बनाने के लिए। प्रबंधकों को अपना दृष्टिकोण बदलकर यह सोचना चाहिए कि उन्नति समृद्धि प्रबंध और श्रमिक दोनों के सहयोग से ही बढ़ती है। भैया उन्नति और समृद्धि कब आएगी, जब प्रबंधक और श्रमिक दोनों मिलजुल कर कार्य करेंगे। मतलब मैनेजमेंट के लोग और सेकेंड और थर्ड कैटेगरी श्रेणी के जो कर्मचारी होते हैं मिलकर काम करेंगे तो ही प्लान ठीक से सफल होगा, नहीं तो प्लान सफल नहीं हो पाएगा। इन पक्षों में इतना सामंजस्य स्थापित हो जाना चाहिए कि दोनों ही यह समझे कि उद्योग उनका है, मतलब उनके अंदर क्या होना चाहिए, उद्योग या जो भी संस्था है वो उनकी है, खुद की है। ठीक है, ऐसा नहीं कि संस्था है बस अपना काम हुआ, अपना काम है 8 घंटे जॉब करो रह जाओ, आगे कुछ भी हो। कुछ लोगों की ऐसी मेंटेलिटी होती है, गलत मेंटेलिटी है, नहीं तो आप सफल नहीं हो पाओगे, जो प्रोजेक्ट है वो सफल नहीं होगा। तथा वहां उद्योग के और सबका उसमें साझा है। उद्योग क्या है, सबका साझा, मतलब सभी का है। यदि समन्वय होगा तभी कार्यकुशलता बढ़ेगी, समन्वय होगा तभी क्या होगा, कार्यकुशलता बढ़ेगी। ठीक है, समन्वय होगा तो सीधी सी बात है व्यक्ति ईमानदारी से काम करेगा, मक्कारी नहीं मारेगा, और मक्कारी नहीं मारेगा तभी तो प्रबंधन में आगे बढ़ेगा, तभी तो उस क्षेत्र का विकास होगा। ठीक है, अब देखिए आगे वो क्या है, और अधिक उत्पादन होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, समन्वय होगा तो लाभ निश्चित रूप से बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा तो सीधी सी बात है इनकम बढ़ेगी। प्रबंधक को श्रमिकों को लाभ में से न्यायोचित हिस्सा देने में संकोच नहीं करना चाहिए। मतलब भैया जैसे मान लीजिए कोई मैनेजमेंट है, कंपनी है जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, श्रमिकों को अगर लाभ नहीं देगा, वो हिस्सेदारी नहीं देगा, थोड़ा सा बोनस नहीं देगा, तो श्रमिक काम ठीक से करेंगे क्या, नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। अब बोनस मिलेगा तो श्रमिकों की भी इच्छा होगी कि भैया थोड़ा और अच्छा काम करेंगे तो और अच्छा बोनस मिलेगा, श्रमिकों के अंदर भी भावनाएं आएंगी ना। तो सीधी सी बात है, सरकार भी यही करती है, सैलरी वगैरह इंक्रीमेंट क्यों देती है कि श्रमिक अच्छे से काम करे, ठीक है, तो एम्प्लॉय से वो ठीक से काम करे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो थर्ड पॉइंट है हमारा क्या है, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। अब जो ये थर्ड पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें ये क्लियर हो रहा है कि भैया कोई भी संस्था हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी फर्म हो, अगर उसको ठीक से चलाना है तो सहयोग से चलाना है, ना कि एक व्यक्ति की तरह चलाना है। कुछ व्यक्ति पूरा संस्था पर कंट्रोल रखते हैं तो वो गलत है, सामूहिक रूप से काम होना चाहिए संस्था में। तो देखिए टेलर के अनुसार मिल मालिकों, प्रबंधकों और श्रमिकों के दृष्टिकोण में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण ना होकर एक दूसरे के प्रति सहयोग सद्भावना का वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। सहयोग और सद्भावना का दृष्टिकोण होना चाहिए। व्यक्तिवादी दृष्टिकोण में श्रमिक कम काम करके अधिक से अधिक परिश्रम लेना चाहता है। व्यक्तिवादी संस्थाओं में ऐसा ही होता है कि श्रमिक कम से कम काम करता है और ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट चाहता है कि मेरा भला हो जाए, लाख से भाड़ हो जाए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तथा इसके विपरीत प्रबंधक श्रमिकों से अधिक कार्य करवाना चाहता है। अब प्रबंधक क्या जा रहा है व्यक्तिवादी सिद्धांत में कि श्रमिकों का पूरा शोषण कर ले। ठीक है, ये व्यक्तिवादी धारणा है। पर सामूहिक में क्या होगा, ना तो शोषण होगा, ना श्रमिकों को ज्यादा लॉस होगा, ना प्रबंधक को कोई घाटा होगा, मतलब मिलजुल के काम करना, तालमेल बिठाकर। ठीक है, श्रमिक हो गया या कोई संस्था हो गई, सबके लिए यही सिद्धांत लागू होता है। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए करवाकर कम से कम मजदूरी और सुविधा देना चाहता है, जबकि प्रबंधक क्या चाहता है कि कम से कम मजदूरी मिले लोगों को, ज्यादा से ज्यादा काम करवाए श्रमिकों से। गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि भैया कम से कम खर्च करें और ज्यादा से ज्यादा काम ले लें। अब देखिए यहाँ पे कई ऐसे डिपार्टमेंट में जिनमें हजारों लाखों पोस्ट खाली है, तब भी भर्तियां नहीं की जा रही। मध्य प्रदेश में लगभग 1 लाख वैकेंसियां 4 सालों से कहा जा रहा है कि भर्ती करेंगे।
भर्ती हो रही है, अब हो रही भर्ती है, अब प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इलेक्शन आ रहा है 23 में से, तो ये क्या होगा, तो मजदूरी की और कम से कम शोषण ज्यादा होता है श्रमिक, ये कहीं ना कहीं प्रभावित करता है लोगों की मानसिकता। अब जब ऐसा होगा तो व्यक्ति काम ठीक से क्यों करेगा, कहीं ना कहीं तो प्रभावित होगी उसकी इच्छाएं कि हमारा शोषण हो रहा है, हमारी सैलरी ठीक से नहीं मिल रही है, तो हम भी काम ऐसे ही करेंगे। वही गंगा कहाँ से निकलेगी, बिजली से 500 रुपये, कल उदाहरण दिया था मैंने, है ना, अगर पैसा कम मिलेगा तो बिंदी से निकलेगी, अगर ज्यादा मिलेगा तो हिमालय से निकलेगी, जिसके फलस्वरूप आपस में संघर्ष होता है, जिसके कारण क्या होता है, संघर्ष होता है, कंट्रोवर्सी होती है। अतः आवश्यक है कि दोनों पक्षों में आपसी विश्वास और सहयोग की भावना, सहयोग होना बहुत जरूरी है, अन्यथा वैज्ञानिक प्रबंध की योजना सफल नहीं हो पाएगी। जो वैज्ञानिक प्रबंध है ना, उसकी योजना जो प्लान बनाया वो सफल नहीं होगा अगर सहयोग नहीं होगा। सहयोग तो सभी जगह चाहिए, अगर सहयोग की कोई सी भी संस्था, कोई सी भी सरकार, कोई सा भी विभाग अच्छे से काम नहीं कर सकता, एक दूसरे में सहयोग होना जरूरी है, और ये देश के विकास के लिए भी जरूरी है। अगर देश का विकास करना चाहते हैं आप तो आपस में सहयोग होना चाहिए, देश के अंदर भी, लोगों के अंदर भी। अब देखिए अगला क्या है, अधिकतम ना कि सीमित उत्पादन। टेलर ने श्रमिकों की उत्पादकता व उत्पादन दोनों को अधिकतम करने की बात कही, मतलब उत्पादन कैसा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए, उत्पादन होना चाहिए। वह श्रमिकों की कुशलता के पक्ष में ना होकर उनके अधिक से अधिक काम लेने के पक्षपाती थे। उनके अनुसार श्रमिकों को अपना रूढ़िवादी दृष्टिकोण बदलना होगा, अधिकतम कुशलता के साथ उत्पादन में अपना योगदान बिना किसी काम चोरी, श्रमिक मक्कारी करते हैं, काम चोरी के देना चाहिए, मतलब जो श्रमिक है, जो एम्प्लॉइज है, उन्हें क्या करना चाहिए, बिना मक्कारी करके पूरा अच्छे से काम करना चाहिए। परंतु इस संबंध में उनका सुझाव था कि उत्पादन बढ़ाने पर जो अधिक लाभ हो उसका श्रमिकों व प्रबंधकों के बीच उचित बंटवारा होना चाहिए। ये भी जरूरी है, काम अगर श्रमिक ठीक से कर रहा है और प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, मजदूरों को भी मिलना चाहिए। ये तो पूरा का पूरा मालिक ही हड़प लिया तो श्रमिक क्यों काम करेगा, वो 8 घंटे काम करेगा, 10 घंटे 12 घंटे काम कर रहा है तो उसको भी तो प्रॉफिट होना चाहिए ना, सीधी सी बात है। ऐसा होने पर दोनों पक्षों के मानसिक व्यवहार में परिवर्तन आएगा, सीधी सी बात, दोनों का पक्ष अच्छा रहेगा, तालमेल अच्छा बैठ चलेगा, और वहां अतिरेक के विभाजन के प्रश्न को महत्व न देकर उसे बढ़ाने का मिलकर भरसक प्रयत्न करेगा, मतलब जो भी प्रोडक्शन कर रहा है उसको बढ़ाने का भरसक प्रयत्न, मतलब कोशिश करेगा मजदूर जो भी एम्प्लॉय है वो, क्योंकि उसे भी एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। सीधी सी बात, जब एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, जब एक्स्ट्रा पैसा काम ज्यादा कर रहे हो, एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिल रहा है तो व्यक्ति काम क्यों करेगा यार, कम ही करो ना। अब देखिए इसके बाद क्या अगला हम चौथा है, पांचवा है नियोजन एवं क्रियात्मक संगठन। टेलर ने क्रियात्मक पर्यवेक्षण के द्वारा नियोजन कार्य तथा क्रियात्मक कार्यों को अलग अलग किया है। नियोजन और क्रियात्मक कार्यों को अलग अलग किया है। इसके अंतर्गत उन्होंने 8 नायकों की नियुक्ति पर बल दिया। कितने नायकों की नियुक्ति पर बल दिया है, ये नोट करें, कितने नायक मतलब बॉस, कितने बॉस होना चाहिए, 8 नायकों की नियुक्ति पर बल दिया, मतलब लीडर कितने होना चाहिए किसी संस्था में, 8 होना चाहिए। इसमें से कम 4 कर्मशाला विभाग में, 4 क्या होना चाहिए, कर्मशाला विभाग में, तथा 4 नायक योजना विभाग में। 4 क्या करेंगे, जहां पे जो वर्क फील्ड है वहां पर काम करेंगे, वो 4 क्या होंगे, योजना बनाएंगे, प्लान बनाएंगे क्या करना है, ठीक है, होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं तब तक। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, कर्मशाला विभाग में टोली नायक, गति नायक, मरम्मत के लिए नायक और निरीक्षण के लिए नायक। अब देखिए यहाँ पे टोली नायक का मतलब हुआ कि सुपरवाइजर, ठीक है, जो एक काम करवा रहा है वो सुपरवाइजर की बात कर रहा है। गति नायक मतलब स्पीड से कैसे सुधार किया जाए वर्क। मरम्मत मतलब जो भी खराब हो रहा है उसको सुधार करना। निरीक्षण नायक मतलब उसका पूरे का निरीक्षण करेगा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए इसी प्रकार योजना विभाग में उत्पादन मार्ग, ठीक है,
उत्पादन मार्ग मतलब उत्पादन करने की बात करें। क्लर्क निर्देश कार्ड बनाने वाले, डायरेक्शन देने वाले मतलब निर्देश बनाने वाले क्लर्क। समय पर उसकी लागत निकालने वाले क्लर्क, कितनी लागत आ रही है। और इसके बाद है कर्मशाला अनुशासन, मतलब अनुशासन भी होना चाहिए, डिसिप्लिन भी कोई मेंटेन करेगा। इसके बाद टेलर के अनुसार प्रबंधकों को अपना ध्यान कर्मचारी की क्योंकि कार्य योजना बनाने पर केंद्रित करना चाहिए। जो भी उसका प्रबंधक है कार्य योजना पर उसका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, फालतू बातों पर ध्यान नहीं होना चाहिए। कोर्ट मिलाकर प्रबंधकों को स्वयं कार्य निष्पादन में संलग्न नहीं होना चाहिए। जो प्रबंधक है उन्हें खुद तो कार्य नहीं करना है, करवाना है। जो प्रबंधक ही कार्य करने लग गया तो फिर बाकी लोग क्या है, काम कौन करेगा, वो मक्का ही मारेगा। सीधा सा फंडा है ना कि जैसे मान लीजिए एक संस्था में 20 लोग काम करते हैं और जो मैनेजमेंट वाला जो मैनेजर है वो खुद काम कर रहा है, बाकी लोग तो फिर रूम में वो ध्यान रख ही नहीं पाएगा कौन क्या कर रहा है। तो जो प्रबंधक है उसको कार्य करवाना है, करना नहीं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। टेलर ने इस बात पर भी जोर दिया है कि कर्मचारियों को अपनी तथा उपयोग की अधिकतम समृद्धि के लिए अपना अधिकतम संभव विकास करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कर्मचारियों के वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण को आवश्यक बताया है। ठीक, जो कर्मचारी है उनका चयन भी आवश्यक बताया है और प्रशिक्षण भी देते रहना चाहिए कर्मचारियों को। अगर प्रशिक्षण देंगे तो डेवलपमेंट अच्छा होगा। इसके बाद देखिए भावना होना चाहिए परिष्कृत। यदि इन दोनों पक्षों में आपसी संदेह, विमर्श और बैर का संबंध पाया जाता तो वैज्ञानिक प्रबंधन की योजना निष्फल हो जाएगी। भैया दोनों में अगर दुश्मनी है या इन्होंने मैनेजमेंट ने हमारा बुरा किया, हमने सैलरी नहीं बढ़ाई तो हम इनके प्रोडक्ट सारे खराब कर देंगे, तो दोनों के लिए लॉस होगा। जब कंपनी घाटे में जाएगी, विभाग घाटे में जाएगा तो सीधी सी बात है वो विभाग बंद हो जाएगा, तो कर्मचारी क्या हो जाएंगे, सारे बेरोजगार हो जाएंगे। तो किसी भी संस्था में काम करो तो संस्था को अपना मान के काम करना है। टेलर के अनुसार श्रमिक और प्रबंधकों के मध्य संघर्ष पाया जाता है। सीधी सी बात है संघर्ष होता है मजदूर और जो भी प्रबंधक है, मैनेजमेंट है, दोनों के बीच। श्रमिक कार्य करके अधिक मजदूरी पाना चाहता है, कम कार्य करके अधिक मजदूरी। श्रमिक यही चाहता है कम से कम काम करना पड़े और ज्यादा पैसा मिल जाए, ये मेंटेलिटी होती है। जबकि इसके विपरीत प्रबंधक क्या चाहता है, भैया अधिक से अधिक कार्य करवाए और कम से कम मजदूरी। ठीक, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। जैसे सास, जब एक बहू रहती है तो सास बुरी होती है और वही बहू सास बन जाती है तो फिर बहू बुरी होती है। ये फंडा है, ये तो एक प्रबंधक का फंडा। इसलिए उन्होंने मानसिक क्रांति लाने पर जोर दिया। लोगों की मेंटेलिटी चेंज होना चाहिए, काम को अपनाओ तभी तो विकास होगा। अच्छी बात कही उन्होंने यहाँ पर कि भैया काम को अपना मानो तभी विकास होगा, मानसिक परिवर्तन होना चाहिए। ये तो बहुत ही जरूरी समाज में और भारत में तो बहुत जरूरी, तभी भारत जापान की तरह आगे बढ़ रहा है। जब हमें जापान से टक्कर लेना है तो लोगों की मानसिक स्थिति बदलना पड़ेगी काम के प्रति। इसके बाद देखिए आगे आपसी संबंध, मानसिक क्रांति, जिससे कि दोनों के आपसी संबंध सुधर सके। आपसी संबंध को सुधारना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने कहा है कि अधिकतम कुशलता से उत्पादन के परिणाम स्वरूप जो अतिरिक्त लाभ होता है उसका दोनों पक्षों के मध्य उचित बंटवारा होना चाहिए। जो भी प्रॉफिट हो रहा है दोनों पक्ष को मिलना चाहिए, श्रमिक वर्ग को भी मिलना चाहिए और मैनेजमेंट को भी मिलना चाहिए। ठीक है, इससे दोनों पक्षों के मानसिक व्यवहार में जो महान क्रांति घटित होती है वह यह है कि दोनों पक्ष अतिरिक्त विभाजन की ओर ध्यान ना दे और अतिरिक्त विभाजन की ओर ध्यान ना दें कर अतिरिक्त के आकार को बढ़ाने का प्रयत्न करें। अब देखिए यहाँ पर अतिरिक्त का मतलब हुआ कि जो काम कर रहा है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने पर काम करे, मतलब वो पैसों के बंटवारे पर ध्यान ना दे कि श्रमिक चाहे कि उसे कम से कम काम करना पड़े और मैनेजमेंट चाहे ज्यादा ज्यादा काम करवा ले और सारा प्रॉफिट हम हड़प लें। जब दोनों को एक बैलेंस हो जाएगा कि इतना तुम ले लो इतना हम ले लें तो काम चल जाएगा। श्रमिकों को भी उसका बोनस वगैरह जो भी सुविधाएं मिले वो दी जाए बराबर, तो संतोषजनक हिस्सा प्राप्त हो जाएगा, मतलब श्रमिकों को भी एक संतोषजनक हिस्सा मिलना चाहिए। अब देखिए अगला जो है हमारा प्रमाणित कार्य का निर्धारण। प्रमाणित कार्य का निर्धारण इसी का सब पॉइंट जो चल रहा था ना, उसी के सब पॉइंट जो आपने इसके पहले पांचवा चौथा पॉइंट का पांचवा उसका सब पॉइंट, इसके पहले वाला एक सब पॉइंट हो गया,
ये सेकंड है, उसी के अंदर है, ठीक है। तो प्रमाणित कार्य का निर्धारण वैज्ञानिक, प्रमाणित कार्य का निर्धारण देखते हैं। प्रमाणित कार्य का निर्धारण वैज्ञानिक प्रबंधन की दूसरी तकनीकी व्यवसायिक क्रियाओं के प्रत्येक पहलुओं के लिए पहले से यहां प्रमाप स्थापित करना है। कार्य के प्रमापीकरण से आशय प्रमापित मशीनों, विधियों, प्रक्रियाओं का प्रयोग द्वारा उत्पादन अधिकतम करने से वैज्ञानिक, देखिए कुल मिलाकर बात यहाँ पर उत्पादन बढ़ाने की गई है। कुछ भी हो, उत्पादन क्या करना है, आपको बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, तब जाकर ही आपको फायदा होगा। अगर आप उत्पादन नहीं बढ़ाते तो आपको फायदा नहीं होगा। और इसके लिए प्रबंधक और मैं दोनों उत्तरदायी होते हैं। देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर पॉइंट है कार्य अध्ययन, कार्य विधि अध्ययन। अब भैया जो भी कार्य कर रहे हैं आप उसमें कार्य विधि का अध्ययन करना है, ठीक। कार्य विधि अध्ययन, देखिए जैसे जो उत्पादन कर रहे हैं उसमें क्या करना है कि जो भी वर्कर है या जो भी एम्प्लॉइज है उनको ट्रेनिंग देने की बात की जाती है, ठीक। कार्य विधि अध्ययन, उनको विधि पढ़ा दी जाएगी, इस प्रकार से आपको कार्य करना, सीधी सी बात है, कार्य अच्छा होगा, ठीक। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, ये पूरा वही दिया हुआ है कार्य विधि के बारे में। इसके बाद समय अध्ययन, समय अध्ययन का मतलब हुआ काम क्या हो, समय पर हो, ठीक। समय अध्ययन, इसके अंतर्गत कारखाने की विभिन्न कार्यवाहियों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर रिकॉर्ड किया जाता है। जो कार्य उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए, सबको अलग अलग कार्य दिए जाए और फिर वो पूरा यूनिट के रूप में काम होगा, ठीक। एक औसत व्यक्ति प्रत्येक काम को करने में कितना समय लगता है, मतलब यहाँ पर काम जो समय अध्ययन है, मतलब इसमें कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालने की बात करता है, यही है इसका मतलब, कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालना। समय प्रत्येक व्यक्ति इतना समय ले रहा है तो औसत निकाल लिया, जितना प्रोडक्ट बन रहा है जितना समय में ये काम हो जाएगा, और उसी जो समय अवधि उसी के आधार पर नया टारगेट लेंगे कि अगला जो कार्य है हमें इतने समय में करके पूरा देना है। अब गति, सभी श्रमिकों की गति स्पीड काम करने की अलग अलग होगी, या जो भी मशीन या इक्विपमेंट है वो कितने समय में कितना प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, उस पर काम कर रहा है। इसके बाद देखिए आगे थकान। अब बेचारा मजदूर क्या करेगा, थक भी नहीं। अब मजदूर है तो कितने समय तक काम कर सकता है, हो सकता है 8 घंटे, कुछ समय की क्षमता 8 घंटे की होगी, कुछ 12 घंटे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबकी अलग अलग कैपेसिटी होगी ना, कुछ 18 घंटे भी कर सकते हैं, ऐसे भी रहते हैं कुछ, ठीक है। ये बहुत अर्जेंट प्रोडक्ट बनाकर देना है, कुछ 18 घंटे काम करके भी टारगेट अचीव करके देते हैं, तो ठीक है। प्रबंधक मतलब थकान का भी ध्यान रखना है, अध्ययन करना है कि भैया श्रमिक सामान्य इतने समय में थक जाता है, या 1 घंटा काम करने के बाद उसको 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, या 2 घंटे काम करने के बाद 15-20 मिनट का ब्रेक चाहिए। तो वो कार्य की प्रगति पर देखना है कितने समय के बाद श्रमिक की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, थक जाएगा, तो उसको रेस्ट भी देना है। ऐसा नहीं शोषण करे ही जा रहा हो, यहाँ भैया ये कंप्लीट हुआ तो ये कार्य करो, ये कंप्लीट हुआ तो ये कार्य करो, खाने का टाइम नहीं मिलता है। इसके बाद देखिए अगला है हमारा प्रेरणात्मक मजदूरी। मजदूरी भी उसको इसी देनी चाहिए ताकि मोटिवेट हो कि भैया काम करके देना है, नहीं तो पता चले कि कितना भी काम करो वही मिलेगा जो मिलना है, चाहे वो काम 1 दिन का 2 दिन में करके दोगे तब भी वही मजदूरी मिलेगी, और 1 घंटे में करके भी दे दोगे तो भी वही मजदूरी मिलेगी। सीधी सी बात है, अगर वो काम ज्यादा करके दे रहा है तो मजदूरी भी उसको हिसाब से मिलना चाहिए, ठीक है। तो मजदूरी का पॉइंट महत्वपूर्ण है। अब देखिए श्रमिकों, अब जो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, श्रमिकों का वैज्ञानिक ढंग से चुनाव एवं प्रशिक्षण। अब जो श्रमिक या जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनका चुनाव एवं वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था को सफल बनाने के लिए। अगर हम श्रमिकों को ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, या जो कर्मचारी है हमारे में हम ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, तो हमारा विभाग कभी सफल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो प्रशिक्षण तो मेन चीज होती है, कोई से भी सेक्टर में चले जाओ, बगैर प्रशिक्षण के कोई भी व्यवस्था ठीक से नहीं चल सकती, ठीक। तो प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, और चुनाव, जैसे जो भी सेक्टर है तो वो उसके लिए पहले इंटरव्यू वगैरह लेता है, परीक्षाएं करवाता है, जैसे पटवारी के लिए अभी परीक्षा दोगे आप लोग, फिर उसके बाद ट्रेनिंग होगी आप लोगों की, फिर उसके बाद आप कार्य क्षेत्र पर जाओगे, तो ये क्या है, प्रोडक्टिविटी अच्छी लाने के लिए करोगे ना। ये तो पता चले इसका खेत नापना था हमने, उसका खेत नाप दिया पड़ोसी, इसकी जमीन बढ़ा दी उसकी कम कर दी, दोनों किसान आपस में लड़वा दिया, ऐसा भी हो जाए। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, श्रमिकों को मतलब जो भी एम्प्लॉइज है उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पे प्रशिक्षण की बात की गई पूरे पॉइंट में। अब देखिए इसके बाद क्या है हमारा
समग्र मशीन उपकरण और कार्य विधियों दर्शाएं। तो यहाँ पर ये बता रहे कि भैया उपकरण कार्य दर्शाएं सब ठीक होना चाहिए, जो जो इक्विपमेंट लग रहे हैं काम करने के लिए सारे अवेलेबल होना चाहिए। अब आपको जमीन नापना है, जरीब नहीं है, जमीन कैसे नापोगे, और ना ही कोई मशीन वगैरह है आपके पास जिससे आपको किसान की जमीन नाप के देना है। तो सारा चीज चाहिए ना, उपकरण जो भी हो वो दशा भी होना चाहिए, और खेत तो आपको चलाना भी याद होना चाहिए। तो पता चले आपके पास जरीब भी है, मशीन भी है, अब वो जमीन नापना नहीं आ रही है, तो इसकी तो ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि आप किसान की जमीन ठीक से नाप के दे सके। तो जितने भी मजदूर होते हैं, जितने देखिए गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में चले जाओ, सबसे पहले नियुक्ति होने के बाद ट्रेनिंग ही होती है। क्या होती है? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इसलिए होती है कार्य कैसे करना है पता तो बेचारे को, उसके क्या अधिकार है, उसके क्या कर्तव्य, अगर पता ही नहीं होगा तो कैसे कार्य करेगा। तो गवर्नमेंट सेक्टर में सब जगह ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए प्रबंध की आत्मा बोल सकते हो आप ट्रेनिंग को, ट्रेनिंग आत्मा का काम कर रही है, अगर ट्रेनिंग ही नहीं होगी तो काम कर ही नहीं सकता कोई, तो ट्रेनिंग पहले दी जाती है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग उपकरण वगैरह जो भी वहां पर जो भी उद्योग या जो भी सेक्टर उसमें लग रहे हैं सारे की ट्रेनिंग मिलती है, और उसकी विभाग की जानकारी दी जाती है। ये पूरा पॉइंट वही है आपको। अब देखिए क्रियात्मक संगठन, अगला क्या है हमारा? क्रियात्मक संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध में सबसे बड़ा योगदान नियोजन और क्रियात्मक पर्यवेक्षण को अलग अलग करना है। उनके अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधन में भौतिक कार्य के अलावा नियोजन का कार्य बहुत बड़ा बढ़ जाता है। नियोजन का कार्य बहुत बड़ा है। नियोजन पहले ही बताया था मैंने आपको कि प्रबंध की कौन सी कड़ी है नियोजन, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पहली कड़ी है ना। अतः दोनों कार्य एक फॉर्मेट नहीं संभालते। अब देखिए कहीं जगह तो क्या होता है, सारा कार्य एक से करवाते हैं बेचारे से, ठीक है, जहां पे एम्प्लॉइज कम होते सारा कार्य वो एक ही करेगा, तो ये गलत है। ठीक है, एक व्यक्ति को फॉर्मेट नहीं बनाना है, सारे कार्य ये भी करेगा वो भी करेगा, सबके लिए अलग अलग। इसीलिए वैज्ञानिक प्रबंध में एक पृथक विभाग स्थापित किया जाता है। जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसमें क्या होता है, मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट ही अलग होता है, जिसका काम ही क्या है, योजनाएं बनाना, प्लान बनाना, नियोजन करना। तो मैनेजमेंट का काम ही अलग होता है। नहीं तो एक एम्प्लॉय उससे ही मैनेजमेंट का भी काम करवा रहे हैं और उससे ही प्रबंध का भी काम करवा रहे हैं और उससे ही वर्कर का काम भी करवा रहे हैं, तो क्या क्या करेगा, क्वालिटी नहीं आ पाएगी, सीधी सी बात है। इसके बाद जो भावी कार्य योजना, उत्पादन, कार्य का मार्ग आदि निर्धारित करती है। इस नियोजन के आधार पर कार्यकारी फॉर्मेट कार्य संपन्न कराता है। क्रियात्मक संगठन में उन्हें 8 नायकों की नियुक्ति देखिए पर बल दिया। यहाँ पे कुछ नहीं आता है कि टेलर ने कितने नायकों की नियुक्ति पर बल दिया है, तो 8 नायकों, मतलब कितने प्रबंधक होना चाहिए किसी संस्था में, 8 प्रबंधक, 4 मैनेजमेंट में होना चाहिए और 4 कार्य क्षेत्र में होना चाहिए। तो इस प्रकार से उसने 8 प्रबंधकों की बात की, और कौन कौन से सेक्टर में काम करेंगे वो पहले बता दिया मैंने आपको। अब देखिए 4 गांवों की संस्था में वापिस वही दी उसने। चलो देखिए वैज्ञानिक प्रबंधन के लाभ। अब वैज्ञानिक प्रबंधन से लाभ भी तो होंगे भैया, वैज्ञानिक प्रबंधन के क्या क्या लाभ होंगे आपको उस पर बात करते हैं। देखिए वैज्ञानिक प्रबंधन के लाभ, वैज्ञानिक प्रबंधन उचित ढंग से नियोजन, नियंत्रण, प्रमापीकरण, विवेकाकरण, विवेकपूर्ण विचार पर आधारित है। अतः इससे संस्था, प्रबंधकों तथा समाज को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। अब कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं उस पर बात करते हैं। अब देखिए जो लाभ प्राप्त होंगे, अधिक उत्पादन। क्या होता है अधिक उत्पादन? वैज्ञानिक प्रबंधन के फलस्वरूप सभी क्षेत्रों में सुधार होता है। क्या होता है, जितने भी सेक्टर होते हैं सभी में क्या होता है, सुधार होता है। श्रमिकों की कार्य कुशलता बढ़ती है, ठीक है, और उत्पादन अधिक होता है। पहला आप ये अधिक उत्पादन होता है वैज्ञानिक प्रबंधन सेक्टर में, और कार्य कुशलता बढ़ती है मजदूर, ठीक है। सेकेंड है लागत कम आती है। अगर वैज्ञानिक प्रबंध किया हमने तो लागत क्या होगी, क्या होगी, क्योंकि श्रमिक हमारे पास कुशल है, ट्रेंड एम्प्लॉइज है हमारे पास, ट्रेनिंग प्राप्त एम्प्लॉइज है, तो जो क्या करेंगे जल्दी से जल्दी काम कर लेंगे, तो लागत कम हो ही जाएगी प्रोडक्टिविटी। फिर इसके बाद लाभों में वृद्धि। जब काम जल्दी हो रहा है तो लाभ तो कोई सीधी सी बात, कोई व्यक्ति 8 दिन में काम करता है, कोई व्यक्ति 1 दिन में काम कर लेता है जो ट्रेनिंग करके आया है, तो लाभ तो होगा ना आपको। तो देखिए लाभों में वृद्धि होगी वैज्ञानिक प्रबंधन से।
इसके बाद देखिए प्रमापीकरण के लाभ, प्रमापीकरण के लाभ, प्रमापीकरण के लाभ देखिए, इससे उत्पादन रीति, मशीनों, उपकरणों, उत्पादित वस्तुओं प्रमापीकरण पर उचित ध्यान दिया जाता है। परिणाम स्वरूप अच्छी किस्म का प्रमापीकरण तथा अधिक माल का उत्पादन होता है। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, निर्यात में वृद्धि। जब आप ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट कर लोगे तो एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है, जो भी आपने उत्पादन बनाया उसको क्या करेगा, निर्यात मतलब बेचना, एक्सपोर्ट करना। तो एक्सपोर्ट में मांग बढ़ी, एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे और वस्तुओं की विदेश में पूर्ति कर सकते हैं इससे। अब देखिए अगला क्या है हमारा, स्वेच्छाचारी नियमों की कमी। वैज्ञानिक प्रबंध में मनमाने ढंग से नियम नहीं बनाए जाते, अतः सभी लोगों को संतुष्ट, अतः नहीं बनाया जाता, इससे सभी लोग संतुष्ट रहते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध में मनमाने ढंग से कोई भी रूल नहीं बनते और वैज्ञानिक प्रबंध से सभी लोग लगभग संतुष्ट रहते हैं, सभी को सेटिस्फेक्शन मिलता है इससे। इसके बाद श्रमिकों को भी लाभ होता है, शोषण नहीं होता है, क्योंकि बताया मैंने वैज्ञानिक प्रबंध ये कहता है कि जितना मालिक कमा रहा है उसका हिस्सा मजदूरों को भी देगा कुछ, ठीक है। जबकि जो परंपरागत प्रबंध था उसमें ये था कि श्रमिकों से ज्यादा काम लो, कम से कम फायदा हो। जबकि वैज्ञानिक प्रबंधन में क्या हो गया, जो भी एम्प्लॉय से कर्मचारी है उनसे जितना कार्य ले रहे हो उतना ही उसके अनुपात में उसको सैलरी मिलेगी, और अगर ज्यादा काम कर रहा है वो तो उसको लाभ मिलेंगे, बोनस वगैरह दिए जाते हैं कंपनी में। इसके बाद देखिए श्रमिकों को भी लाभ होगा इससे, ठीक। जब श्रमिकों को लाभ होगा तो ईमानदारी से काम करेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध के फलस्वरूप श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि हो जाती है, यही बताया, उन्हें रुचि के अनुसार काम करना मिलता है, उचित प्रशिक्षण प्राप्त होता है, कार्य दशा में सुधार होता है, उनके जीवन स्तर में भी वृद्धि हो जाती है। जीवन स्तर भी अच्छा हो जाएगा, जब सैलरी अच्छी मिलेगी तो जीवन स्तर ऑटोमेटिक सुधरना है, जब सैलरी कम मिलेगी तो जीवन स्तर तो खराब होगा। समाज को भी लाभ होगा। वैज्ञानिक प्रबंध को अपने से समाज को भी अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जिसके प्रमुख लाभ देखते हैं क्या क्या लाभ होते हैं। देखिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे समाज में, श्रेष्ठ वस्तु कम कीमत पर मिल जाए क्योंकि प्रशिक्षित कर्मचारी काम कर रहे हैं, और उद्योगों में विवाद कम होंगे। अब देखिए प्रबंध से कुछ हानियां भी होती है, वैज्ञानिक प्रबंध की कुछ हानियां, तो हानियां भी देख लेते हैं वैज्ञानिक प्रबंध से। सारे लाभ नहीं होते, कुछ भी करोगे तो कुछ, हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। उसके कुछ फायदे भी होंगे तो कुछ नुकसान भी होंगे। अब देखिए क्या क्या हानि होती है। तो पहला तो श्रमिकों द्वारा, देखिए यहाँ पे वैज्ञानिक प्रबंध की हानियां देख लेते हैं, क्या क्या हानियां होगी। देखिए पहली हानि जो बताई गई श्रमिकों द्वारा आलोचना, ठीक है। श्रमिक वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचना करते हैं, निम्नलिखित कारण है इसके, श्रमिक वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचना क्यों करते हैं। तो कार्यभार में रखना, इतना काम होते हुए पहली समस्या तो क्या रहती है श्रमिकों की, कार्यभार में रखना। श्रमिकों से वैज्ञानिक प्रबंध में कार्य बोल दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा काम करो, ज्यादा से ज्यादा सैलरी पाओ। देखिए वैज्ञानिक प्रबंध में कार्य के प्रमापीकरण के नाम पर श्रमिकों के कार्यभार में अधिक वृद्धि हो जाती है, इसका उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। श्रमिकों से बहुत ज्यादा कार्य करवाया जाता है, तो ये कारण हो गया जो वैज्ञानिक प्रबंध विधि है, इसमें श्रमिकों से बहुत ज्यादा कार्य करवाता है। फिर इसके बाद रोजगार का, बेरोजगारी का। अब भैया देखिए यहाँ पे जो वैज्ञानिक विधि इसमें जो श्रमिक अच्छा काम नहीं करेगा उसको क्या करेंगे, निकाल दिया जाएगा, कभी भी भगा देंगे। तो बेरोजगार किसने लगा रहता है, वैज्ञानिक प्रबंध में पित कार्य का ऊंचा निदान प्रेरणात्मक मजदूरी ली जाती है के द्वारा, मतलब उसको कभी भी बेरोजगार, भैया इतना करना है नहीं करा तो फिर क्या करेंगे, तुझे निकाल देंगे। बेरोजगारी का बेहतर श्रमिक। इसके बाद देखिए इसमें अगला है शोषण को प्रोत्साहन मिलता है, शोषण को प्रोत्साहन मिलता है वैज्ञानिक प्रबंध, ठीक है। एक मांगो, अभी तो ऐसी हालत है, एक मांगो 21 मिलते हैं हमारे यहाँ, इतनी बेरोजगारी, तो शोषण को प्रोत्साहन मिलता है। कोई 400 में काम कर रहा है एक मजदूर, तो दूसरा मजदूर बोलेगा मैं 200 में ही कर लूंगा, लेकिन 200 वाला मजदूर लिया है ना, तो ये हालत है हमारे काम की बात। तो शोषण को प्रोत्साहन मिलता है। वैज्ञानिक प्रबंध में मजदूरी प्रणाली द्वारा श्रमिकों को काम लिया जाता है, परंतु बड़े काम के अनुपात में उसे प्राप्त नहीं होता, मतलब उसे अनुपात में इतना लाभ नहीं मिल पाता जितना वो काम करके दे रहा है। इसके बाद है
अलोकतांत्रिक है। अलोकतांत्रिक तो होता है वैज्ञानिक का, निरंकुश बॉस को ही मानना है, जो बॉस ने बोला वो काम करके रहना है। ठीक, तो लोकतंत्र तो खत्म नहीं कर दिया। वैज्ञानिक प्रबंध में व्यक्ति की भांति कार्य करता है, किया जाता है, करते हैं, मतलब उससे बहुत ज्यादा काम दिया जाता है। और उसका अलोकतांत्रिक है, मतलब उसके विचार वगैरह कोई चीज समझ आएगा कि थक गया है तो ये इतना टारगेट करोगे तो ही सैलरी मिलेगी, ऐसी व्यवस्था है। श्रमिक संघों के विकास में बात। अब देखिए वैज्ञानिक प्रबंध क्या कहता है कि भैया श्रमिक संघ नहीं बनाना है, श्रमिक संघ नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना श्रमिक संघ? क्योंकि श्रमिक आंदोलन हड़ताल कर, यूनिटी नहीं लाना है, ग्रुप नहीं बनाना है। तो ग्रुप बनाओगे तो क्या होगा? तो श्रमिक संघों के विकास में बात। प्रेरणात्मक प्रणाली तथा कार्य करने की उत्तम दशाओं के कारण श्रमिक समूह सामूहिक सौदेबाजी के लिए श्रमिक संघों पर ना नहीं रहती, मतलब ग्रुप नहीं बनना चाहिए। उनका ऐसा कहना है कि संघर्ष श्रमिक संगठन नहीं बनना चाहिए जो सरकार के सामने मतलब बार बार क्या हो हड़ताल वगैरह करते हैं, और वो अगर श्रमिक हड़ताल कर रहे हैं तो श्रमिकों का फायदा होगा। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक प्रबंध इसका भी विरोध करते हैं। अब देखिए इसके बाद चलिए ये टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा वैज्ञानिक प्रबंध। अब देखिए 5 लेक्चर हो चुके हैं, 5 लेक्चर में मैंने प्रबंध पूरा करवा दिया है। अब इसके बाद निर्णय कौशल, संचार कौशल वगैरह ये बचे हैं, तो वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और